हम जुरिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग एनालिस्ट, इन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है डीआई के लिए। ये इस पे क्वेश्चन आता है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। पब्लिक एनालिस्ट या गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है? ये अपॉइंट किया जाता है लेबोरेटरीज में, और इसका काम होता है सैंपल्स को एनालाइज करना। इंस्पेक्शन के दौरान सेल्स प्रमाइसेस हो या फैक्ट्री हो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, ड्रग इंस्पेक्टर जो सैंपल कलेक्ट करता है उसको वो ड्रग एनालिस्ट को सेंड करता है, और वो उसकी एनालिसिस करके विद इन 40 डेज रिपोर्ट जनरेट करके देता है डीआई को। सेल्स प्रेमाइसिस की जो रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल स्टोर रिटेल स्टोर ओपन करने के लिए, वो 10 स्क्वायर मीटर होती है। और यदि कोई होलसेल ओपन करना चाहे तो इसके भी लिए 10 स्क्वायर मीटर का स्पेस चाहिए। लेकिन कोई यदि कंबाइनली रिटेल और होलसेल शॉप टुगेदर खोलना चाहता है तो उसको 15 स्क्वायर मीटर स्पेस की जरूरत पड़ती है। आपको जितने भी शेड्यूल्स हैं इसको आपको देख लेना है एक बार। शेड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ए शेड्यूल, बी, सी, है ना, एक्स, एम, जे, एफ शेड्यूल। ये शेड्यूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। और कंपोजिशन ऑफ पीसीआई, पीसीआई का कंपोजिशन क्या है ना, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन सा मेंबर कहाँ से आता है ना, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, है ना। 5 इयर्स के लिए इसको कंपोज किया जाता है। और आपका जो एजुकेशन रेगुलेशन है इसकी प्रिपरेशन कौन करता है? पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये फार्मेसी डिप्लोमा, डिग्री और पीजी का सिलेबस डिजाइन करता है, प्रैक्टिकल्स डिजाइन करता है ना। और फार्मासिस्ट को कॉलेजेस के थ्रू ट्रेनिंग देता है। और आपको डब्ल्यू एच ओ पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या है? मिस ब्रांडेड ड्रग वो है जिसके लेबल पे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं और मिसलीडिंग जो लेबल होते हैं उसे हम मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। स्पूरियस ड्रग किसे कहते हैं? स्पूरियस ड्रग वो होता है जिसका जो रॉ मटेरियल है वो खराब हो चुका है ड्यू टू पुअर स्टोरेज कंडीशन, है ना। और गवर्नमेंट एनालिस्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो सेक्शन 33F है इसके तहत किया जाता है। और ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट 33G के अंतर्गत किया जाता है। और एक होती है डीईसी, ड्रग इंक्वायरी कमिटी, ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमिटी। जब हमारा देश अंग्रेजों द्वारा रूल किया जा रहा था तब से फार्मेसी की शुरुआत हमारे देश में हो गई थी। इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि बहुत से लोग जिनको फार्मेसी का नॉलेज नहीं था उसके बाद भी वो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और गलत तरीके से ड्रग ड्रग को सेल कर रहे थे। तो हम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में ड्रग्स के लॉज एंड एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एसोसिएटेड है उनके सेलिंग से, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से, उनके पोजीशन से और ड्रग्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। ड्रग इंपोर्ट मीन्स होता है बाहर किसी देश से हमारे देश में दवाई मंगाना, और एक्सपोर्ट मतलब होता है हमारे देश से किसी दूसरे देश को दवाई भेजना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, सेलिंग हो, सेलिंग कहाँ होती है? रिटेल शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे, ठीक है। ये आइदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं और आपके प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती हैं, है ना, लेकिन प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे आपको पैसा देके दवाई खरीदनी होती है। और ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं ये फैक्ट्रीज फॉलो करती हैं, ठीक है। दवाई की जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, प्लांट है, वहां पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। मतलब स्टैंडर्ड तरीके से दवाई को बनाया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और उसकी सप्लाई की जाती है। तो इसकी पूरी चेन होती है। फैक्ट्री में दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से वो आती है गोडाउन में जिसको हम C&FA कहते हैं। C&FA से आती है वो होलसेलर के पास, होलसेलर से आती है रिटेलर के पास, और रिटेलर से जाती है कंज्यूमर के पास, ठीक है। कंज्यूमर मतलब पेशेंट, ठीक है। और पेशेंट दवाई खाने के मामले में डिसीजन मेकर नहीं होता है। डिसीजन मेकर कौन होता है? डॉक्टर होता है। जो दवाई डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेगा वही दवाई पेशेंट खरीदता है, ठीक है। और एक जेनरिक मेडिसिन होती है और एक इथिकल और ब्रांडेड मेडिसिन होती है।
तो जेनरिक मेडिसिन से लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा प्राइस या 10 गुना ज्यादा प्राइस इथिकल और ब्रांडेड मेडिसिन की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केटिंग पे काफी पैसा खर्च होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर से कंसल्ट करता है, मेडिकेशन की डिटेल डॉक्टर को एक्सप्लेन करता है, तो उसको भी सैलरी देना होता है। तो ये सारी कॉस्ट ब्रांडेड मेडिसिन में ऐड होती है, जिस वजह से इसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है। अदरवाइज हम जेनरिक मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जेनरिक मेडिसिन ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिसकी हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। तो उनकी कॉस्ट ऑलरेडी बहुत कम होती है। यदि कोई दवाई जेनरिक में आ रही है तो वो 2 रुपए की पड़ेगी, और यदि ब्रांडेड में आती है तो उसी की कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, इसमें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जो जेनरिक मेडिसिन है ये सॉल्ट नेम से आती है। ठीक है, जैसे लेविप्राजोल 20 mg, ये जेनरिक हो गया। वहीं पर किसी कंपनी ने इसको बनाया और इसका नाम रख दिया रेबलेट, रेबियम, रेबिसेफ, है ना, या एबो 5। फाइजर का एबो 5 आता है। तो ये फिर ब्रांड्स हो गई। ठीक है, तो हमें इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं, इसमें हमें कुछ ईयर्स पता होने चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। इंडियन मेडिकल काउंसिल कब स्टैब्लिश हुआ था? 1956 में। पॉइजन एक्ट आया था 1919 में। पॉइजन एक्ट पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो इसमें आपको कुछ पॉइजन्स के एग्जांपल्स देने हैं। जैसे हैवी मेटल की पॉइजनिंग होती है, बार्बिचूरेट्स की होती है ना। तो इसमें हमें पॉइजन्स के बारे में बताना है, ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो कि पॉइजन की तरह भी काम करते हैं। लेकिन पॉइजन्स को यदि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में पेशेंट को दें तो वो दवाई की तरह काम करते हैं। एक दार्शनिक ने कहा था कि कोई सब्सटेंस दवाई है या जहर है, ये उसके डोज पे डिपेंड करेगा, ये उसके मात्रा पे डिपेंड करेगा कि कितनी मात्रा में दिया जा रहा है। तो ओवरडोज से पॉइजनिंग हो जाती है, तो हमें पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट भी पता होने चाहिए। जैसे मॉर्फिन की, नार्कोटिक ड्रग्स की पॉइजनिंग के लिए हम नेलॉक्सिन एंटीडोट यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पॉइजन एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, 1919। फिर एनडीपीएस, एनडीपीएस का फुल फॉर्म होता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ये 1985 में आया था। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं, ये अल्कोहल से रिलेटेड है। अल्कोहल का ट्रांसपोर्ट, अल्कोहल का पोजीशन, और अल्कोहल से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उसका सेल, तो ये सबसे रिलेटेड है एक्साइज ड्यूटी एक्ट। ये आया था 1955 में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था 1971 में। ठीक है, 1971 में आया था। ये जो भ्रूण हत्या हो रही थी, है ना, हमारे समाज में एक टाइम पे एक कुप्रथा थी कि सब सोचते थे लड़का होना चाहिए, लड़की होगी तो दहेज देना पड़ेगा, लड़कियां पराया धन है। जिस वजह से जो फीमेल चाइल्ड है उसका गर्भपात किया जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए, उस पर पाबंदी लगाने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, जो कि 1971 में आया था। एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी आया था 1961 में। जो भी महिला प्रेग्नेंट है उसको छुट्टियां दी जाती थी, और छुट्टियों के दौरान उसकी सैलरी नहीं कटती थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से बेनिफिट्स प्रेग्नेंट लेडी को पास ऑन होते थे इस एक्ट के तहत। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया था 1954 में। मतलब फूड इंडस्ट्री जो एडल्ट्रेशन करती थी उस पे पाबंदी लगाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया था। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था 1998 में। जो भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनसे जो भी वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे जो वेस्ट जनरेट होता है वो काफी इन्फेक्शियस हो सकता है, और उससे पॉल्यूशन को काफी डैमेज हो सकता है। एयर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। तो इन सभी इंसिडेंसेस को अवॉइड करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आया था। इसके इसमें क्या होता है, या तो आप बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको या तो जलाओगे या तो गड़ाओगे, या तो फिर इंडस्ट्री को आप भेजोगे तो वो उसकी रिसाइकलाइजेशन भी कर सकती है।
जैसे जो हम कैथेटर यूज करते हैं, प्लास्टिक्स यूज करते हैं, तो प्लास्टिक का जैसे आपका सिरिंज हुआ है ना, सिरिंज प्लास्टिक की बनती है, बॉटल हुआ, आईवी बॉटल, आरएल बॉटल, तो इनका रिसाइक्लाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हम 4 कलर के बीन यूज करते हैं, रेड बीन, ब्लू बीन, वाइट बीन और येलो बीन। येलो बीन में हम क्या डालते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, है ना, ब्लड, ब्लड ऑर्गन, है ना, इस टाइप की चीजें। और जो आपका वाइट बीन होता है उसमें हम शार्प, मतलब वाइट बीन में हम और ब्लू बीन में हम इसमें शार्प चीजें डालते हैं। जैसे हमने निडल सिरिंज यूज की, है ना, तो उसकी जो सिरिंज होती है वो मेटल की बनी होती है, तो उसको हम ब्लू बीन में डालते हैं, है ना। और एक ब्लैक बीन होता है जिसमें हम जनरल वेस्ट डालते हैं, जैसे हॉस्पिटल में किसी ने बिस्किट का पैकेट या केला खाया तो उसका छिलका, तो उसके लिए हम ब्लैक बीन यूज करते हैं। पहले ब्लैक बीन उन ड्रग्स के लिए यूज किया जाता था जो एक्सपायर हो जाती थी, तो एक्सपायरी मेडिसिन को ब्लैक बीन में डाला जाता था। तो इसका भी एक चैप्टर है, उस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट, है ना। तो इसका एक्ट आया था 1998 में। फिर उसके बाद एक एक्ट और इम्पोर्टेंट है, इंडियन पेटेंट एक्ट। ये आया था 1970 में। इसके तहत दवाई की कंपनियों को 15 से 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है। जो कंपनी दवाई को इन्वेंट करती है, डिस्कवर करती है, रिसर्च करके दवाई की फॉर्मुलेशन को डेवलप करती है, वही कंपनी उस दवाई को 15 साल तक सेल करती है, ताकि जितना पैसा उसने खर्च किया है दवाई की रिसर्च में, उतना पैसा वो अर्न कर सके। क्योंकि एक दवाई के विकास में कम से कम 10-15 साल का समय लगता है। उस पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, है ना, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होता है। तो ये सब पे काफी पैसा और समय लगता है। तो जो भी कंपनी दवाई इन्वेस्ट करती है उसको 15 से 20 साल तक के लिए राइट्स दे दिए जाते हैं कि उन दवाइयों को वो सेल कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और उनकी मार्केटिंग कर सकती है। और यदि किसी दूसरी कंपनी को उन दवाइयों का प्रोडक्शन करना है तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं पेटेंट एक्ट। और कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। डिजाइन एक्ट आया था 1911 में। डिजाइन एक्ट में क्या है, यदि किसी कंपनी ने कोई मशीन का डिजाइन बनाया है तो वो उसका भी पेटेंट ले सकती है। जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में, है ना, सैमसंग के पास ड्रम में जो डिजाइन है वो आपको वर्लपूल के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी उस पर पेटेंट ले लेती है। तो पेटेंट लेने का मतलब ये है कि वो डिजाइन अब दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। तो इससे क्या है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। कोई व्यक्ति अपना दिमाग लगाए और कुछ नया करे और उसको कोई चुरा ले तो ये सही नहीं है ना। हमारी इंटेलेक्चुअल, हमारी बुद्धिमानी भी तो हमारा एक हमारी संपत्ति है ना। जैसे हम हमारी लैंड को, हमारे प्लॉट को हम रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो हमारे नाम पे हो जाता है वो, फिर वहां पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हमारा है ना। तो वैसे ही जो आपका आइडिया है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपके ब्रेन से जो कुछ आइडिया निकल के आया है, उससे यदि समाज को किसी भी प्रकार से फायदा हो सकता है तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हो। तो उस आइडिया को कोई कॉपी नहीं करेगा, उसको कोई चुराएगा नहीं, और उस आइडिया से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो एक सोसाइटी में कंपटीशन आएगा कि हमें हमारे आइडियाज को पेटेंट कराना है और हमें नई नई चीजों को इन्वेंट करना है। ठीक है। तो ये होता है पेटेंट एक्ट। और ऐसे ही है डिजाइन एक्ट, ऐसे ही है आपका कॉपीराइट एक्ट, है ना। जैसे कोई ड्रामा है, मूवी है ना, उस पे आप कॉपीराइट का एक्ट के तहत फाइल करके अपना अधिकार ले सकते हैं। तो ये एक लीगल राइट्स होता है। इसको मतलब जुरिस्डिक्शन में चैलेंज किया जा सकता है कोई यदि आपके अधिकारों का हनन करता है तो। और इसमें फैक्ट्री एक्ट आया था, है ना, फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 में। ये जो मैं एक्ट्स आपको बता रहा हूँ ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यदि ये क्वेश्चन आता है कि भारत में फार्मेसी का विकास कैसे हुआ है, तो आप ये सब जितने भी मैं आपको ईयर्स बता रहा हूँ ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर ओपीएम एक्ट आया था 1878 में। डेंजरस ड्रग एक्ट आया था 1930 में। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स की बॉडी होती है। एडवाइजरी बॉडी होती है, एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव। एडवाइजरी बॉडी में आता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको शॉर्ट में डीटैप कहते हैं।
ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जिसको डीसीसी कहते हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जिसको सीडीएल कहते हैं, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज, और सेंट्रल एनालिस्ट या गवर्नमेंट एनालिस्ट। एग्जीक्यूटिव बॉडी में आता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर और कस्टम कलेक्टर्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें डीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड गवर्नमेंट एनालिस्ट, है ना, और डी टैब, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम इनकी कंपोजिशन देखेंगे। सबसे पहले हम कंपोजिशन देखते हैं डी टैब की। डी टैब का फुल फॉर्म क्या है? डी स्टैंड फॉर ड्रग, टी स्टैंड फॉर टेक्निकल, ए स्टैंड फॉर एडवाइजरी और बी स्टैंड फॉर बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं डी टैब। इसमें थ्री टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर। इलेक्टेड मेंबर में पहला मेंबर होता है टीचर, ठीक है, बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ पीसीआई। दूसरा मेंबर भी आपका टीचर होता है, लेकिन वो कहाँ से होता है? एमसीआई से होता है। एमसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कब स्टैब्लिश की गई थी? 1956 में स्टैब्लिश की गई थी। एमबीबीएस डॉक्टर्स को जो रजिस्ट्रेशन देता है वो एमसीआई देता है। फार्मासिस्ट को जो रजिस्ट्रेशन देता है वो पीसीआई देता है, ठीक है। और नर्सिंग स्टूडेंट को कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो एनसीआई देता है। तो इसमें एक टीचर हो गया आपका पीसीआई से, मतलब फार्मेसी का एक टीचर हो गया। दूसरा टीचर हो गया एमसीआई से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स को पढ़ाता है। नेक्स्ट होता है इसमें फार्माकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि मेडिकल रिसर्च की फील्ड से होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक मेंबर होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, और लास्ट में एक मेंबर है जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। 5 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्शन के थ्रू आते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका पीसीआई से एक टीचर, दूसरा एमसीआई से एक टीचर, तीसरा हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, और फिर नेक्स्ट है मेडिकल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से। नेक्स्ट कैटेगरी आती है नॉमिनेटेड मेंबर्स की। तो इसमें दो मेंबर्स आते हैं ड्रग कंट्रोल ऑफ स्टेट से, एक मेंबर आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, और दो आते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से हो सकते हैं। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए। नेक्स्ट आता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर में इसका जो चेयरमैन होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है। जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होगा वो बाय डिफॉल्ट पीसीआई का चेयरमैन बन जाए, ओ ड्रग काउंसिल, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का जो चेयरमैन होगा, ये कहाँ पर है? कलकत्ता में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो चेयरमैन होगा, ये भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, जो कि कसौली में है। और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इतने इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। डी टैब इंपॉर्टेंट है, इसका कंपोजिशन एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। डी टैब का कंपोजिशन और डी टैब के फंक्शन। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्रग्स से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो इसमें दो रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव ईच स्टेट से आता है। हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब हम शेड्यूल्स पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शेड्यूल्स में आता है आपका जैसे ए शेड्यूल, इसमें ए फॉर एप्लीकेशन, इसमें फॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो उसको किस टाइप का एप्लीकेशन देना है, उसके फॉर्मेट दिए हुए हैं। और बी शेड्यूल में फी फॉर द टेस्ट ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस टेस्ट की फीस मेंशन की गई है। सी शेड्यूल में बायोलॉजिकल्स और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। सी1 में स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल्स। और इसमें नेक्स्ट शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका आता है शेड्यूल ई1। शेड्यूल ई में क्या है? लिस्ट ऑफ पॉइजन्स इन आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। और एफ शेड्यूल में आपको मेंशन करना है ब्लड बैंक के बारे में, ठीक है। ब्लड बैंक्स हॉस्पिटल में होते हैं जहां पर ब्लड को कलेक्ट करके स्टोर करके रखा जाता है, और जिस भी पेशेंट को ब्लड लॉस हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मतलब उसको खून चढ़ाया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो शेड्यूल है वो कौन सा है?
शेड्यूल एफ। नेक्स्ट आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल एन। इट कंटेन्स द इक्विपमेंट लिस्ट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी को रन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी लिस्ट है इसमें। ठीक है। ओ शेड्यूल में डिसइंफेक्टेंट की लिस्ट दी हुई है, उनके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। और इवन शेड्यूल जो है वो पैक साइज से रिलेटेड है। जो डोजेस फॉर्म आता है उसका पैक साइज क्या है। जैसे एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स हैं, 10 टैबलेट्स हैं, कुछ स्ट्रिप में, वन स्ट्रिप में एक ही टैबलेट होती है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे आपने आईपीएल देखी होगी, एक बड़ी सी स्ट्रिप में एक ही टैबलेट होती है ना। और पैक साइज आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी होता है। कोई सिरप जैसे आपका 100 ml का है, कोई 60 ml का है, कोई 170 ml का है, तो डिफरेंट डिफरेंट इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये सब पैक साइज में आता है। क्यू शेड्यूल में कलर्स दिए हुए हैं जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यूज करती है। और R1 शेड्यूल में स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। और एम शेड्यूल में दिया हुआ है रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रमाइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स। और M2 में दिया हुआ है कॉस्मेटिक्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स। और M3 में दिया हुआ है मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस क्या होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, जैसे आपने ग्लूकोमीटर देखा होगा, है ना। एक्सरे मशीन्स आती है, सिटी स्कैन मशीन आती है, सोनोग्राफी मशीन आती है। जितने भी इक्विपमेंट्स हम हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और क्लिनिक में यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम मेडिकल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। जैसे स्टेथोस्कोप, है ना, और आपका स्फिग्नोमैनोमीटर जिससे हम बीपी मेजर करते हैं, डिजिटल मशीन भी आती है ना, थर्मोमीटर। ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स है, पल्स ऑक्सीमीटर, है ना, जितनी भी मशीन हम मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं वो सब मेडिकल डिवाइसेस की कैटेगरी में आती है। तो उससे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स है वो शेड्यूल M3 में मेंशन किए गए हैं। और इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका यू शेड्यूल। यू शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। मतलब इस शेड्यूल में ये बताया गया है कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और U1 शेड्यूल में कॉस्मेटिक्स के रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वी शेड्यूल जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। मतलब इसमें इथिकल मेडिसिन आती हैं। मैंने आपको बताया था ना, मेडिसिन दो टाइप की होती हैं, इथिकल और नॉन इथिकल, मतलब जेनरिक और ब्रांडेड। तो इसमें वी शेड्यूल में क्या दिया है आपका, पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के बारे में। और W शेड्यूल में दिया है जेनरिक मेडिसिन के बारे में। एक्स शेड्यूल में हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जिसको हम नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स की स्ट्रिप पे एक ब्लैक कलर का कॉर्नर में लाइन होता है, तो उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 साल तक इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के नार्कोटिक ड्रग्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये ड्रग अब्यूज और ड्रग डिपेंडेंस पैदा करते हैं और इनका मिसयूज किया जाता है। इस कैटेगरी में कौन से ड्रग्स आते हैं, इसमें ओपियम आता है ना। ओपियम से हमें क्या मिलता है, मॉर्फिन, कोडिन। ठीक है। कोडिन आपने कफ सिरप में देखा होगा, ये कफ सेंटर को सप्रेस करके हमें कफिंग में काफी रिलीफ देता है, खांसी को कम करता है। तो ये सब हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, जैसे स्लीपिंग पिल्स हुआ, डायजेपाम, नाइट्रोजेपाम, है ना, जो नींद की गोलियां हैं, बारबिचूरेट्स हैं, एम्फेटामीन्स है, LSD है। ये सब आपका एक्स शेड्यूल में आता है। एक्स शेड्यूल पे स्पेशली कुछ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो उसमें आप यही सब एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वाई शेड्यूल, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल से एसोसिएटेड है। ठीक है। एक होती है प्री क्लिनिकल स्टडी और दूसरी होती है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो पहले दवाई जब डिस्कवर होती है तो उसकी टेस्टिंग एनिमल्स पे की जाती है ना। जैसे कोई लकवे की दवाई है तो बंदर को लकवा प्रोड्यूस किया जाएगा। या कोई ऐसी दवाई है जो हड्डी जोड़ रही है तो फिर बंदर की हड्डी को तोड़ा जाएगा, फिर दवाई से उस हड्डी को जोड़ा जाएगा। तो दवा जानवरों के साथ बहुत जाती नहीं होती, आपको नहीं लगता कोई। पर क्या करें, इंसान के लिए हमें दवाई विकसित करनी है तो एकदम से किसी इंसान को खिला नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का पति भी है ना, किसी का चाचा है, किसी का मामा है। तो इतने रिश्तों से इंसान जुड़ा होता है, तो कोई इंसान को हम दवाई नहीं खिला सकते, तो इसलिए जानवरों पे हम दवाइयों के एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जानवरों के साथ जाति ना हो इसके लिए CPC गाइडलाइंस बनाए गए हैं, और एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 डिजाइन किया गया है। तो ये भी आपके सिलेबस में है। इसके तहत एनिमल्स को फैसिलिटी दी जाती है और अच्छे से ध्यान से उनको रखा जाता है। और यदि वो, मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान यदि वो तड़प तड़प के मरने वाले हैं तो उनको यूथेनेसिया दे के मारा जाता है।
है ना। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में अननेसेसरली कोशिश की जाती है कि किसी भी एनिमल को हार्म ना पहुंचाया जाए, डैमेज ना पहुंचाया जाए, क्योंकि एक्चुअली वो सब शहीद हो रहे हैं, है ना। शहीद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इंसानियत को बचाए रखने के लिए, ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, इंसानों की बीमारी का इलाज हो सके, इसलिए वो खुद सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उनके लिए हम एक रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट उनको हम देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पाते तो हम उनके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, है ना। आप तो वैसे क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले जो प्री क्लिनिकल स्टडीज होती है उसको यदि आप एनिमल पे होता देख लो तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि एनिमल्स में बहुत सारी चीजें, जैसे हड्डी, अब कोई दवाई है वो हड्डी, टूटी हुई हड्डी को जोड़ रही है, तो किसी बंदर की हड्डी को तोड़ेंगे तो उसको कितनी तकलीफ होगी, है ना। एंटी कैंसर, एंटी कैंसर जो दवाइयां होती है उसके लिए बंदरों में या एनिमल्स में कैंसर डेवलप किया जाता है, उसके बाद फिर कैंसर की दवाइयों का प्रयोग करके देखा जाता है कि कैंसर ठीक हो रहा है या नहीं। तो इन सारी चीजों पे आप ध्यान दें तो फिर एनिमल्स काफी सपोर्ट करते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज में। और इससे हमें ये पता चलता है कि दवाई की इफिकेसी कैसी है और दवाई की स्टेबिलिटी कैसी है। क्लिनिकल ट्रायल्स कौन से इसमें आता है, शेड्यूल वाई में, है ना। और क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन पे दवाई की टेस्टिंग की जाती है। पहले एनिमल्स पे की जाती है, इसको प्री क्लिनिकल कहते हैं, और उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन बींग्स पे होती है। तो ह्यूमन बींग्स में कंसेंट साइन कराया जाता है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट एडमिट रहते हैं, जैसे कोई एंटी कैंसर की दवाई है, तो कैंसर हॉस्पिटल में बात की जाएगी कि यहाँ के पेशेंट पे हम इस दवाई का ट्रायल करना चाहते हैं, तो वहाँ परमिशन मिल जाएगी। तो फिर वहाँ पर जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉय, उसके डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ के पेशेंट्स पे, और पेशेंट को भी बता दिया जाता है, उससे कंसेंट साइन भी कराया जाता है, उसको सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, और उसके ऊपर दवाइयों की टेस्टिंग होती है। तो आपको ये क्लिनिकल ट्रायल्स पे भी आ सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। इसके फेजेस मैंने आपको बताए थे, 0 फेज, 1 फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। फोर्थ फेज कब होता है, इसको बोलते हैं फार्माको विजिलेंस। मतलब दवाई जब मार्केट में आ जाती है, मेडिकल स्टोर पे उसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, तब हम फार्माको विजिलेंस के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि ड्रग के साइड इफेक्ट्स तो ज्यादा नहीं है, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, दवाई कहीं सोसाइटी को डैमेज तो नहीं कर रही, सोसाइटी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। तो इन सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप देख लेंगे। एडल्ट्रेट ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, और ड्रग स्टोर क्या होता है, और केमिस्ट और ड्रगिस्ट क्या होता है ना। जितने भी मेडिकल स्टोर खोलते हैं ये सब लाइसेंस पे ही खुलते हैं, ड्रग लाइसेंस पे। और वो लाइसेंस में भी दो तीन टाइप के लाइसेंस होते हैं कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हो। पेरेंटल्स रखना चाहते हो, एच शेड्यूल के ड्रग, एक्स शेड्यूल के ड्रग, वैक्सीन रखना चाहते हो, तो उस हिसाब से तीन प्रकार के लाइसेंस गवर्नमेंट देती है ना। एडल्ट्रेट ड्रग क्या होती है, जो ड्रग मतलब खराब हो जाए, ठीक है, या तो स्टोरेज कंडीशन की वजह से, या उसका जो रॉ मटेरियल था उसकी यदि क्वालिटी टेस्टिंग ना की गई हो, है ना, वो ही यदि घटिया क्वालिटी का होगा तो उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी शेल्फ लाइफ भी कम रहेगी। तो दवाइयों की कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल का भी एक डिपार्टमेंट होता है। तो पैरेंटल्स हैं आपका, सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसमें आपका यूनिट डोजेस फॉर्म में टैबलेट कैप्सूल आता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है ना, सिरप्स, तो इन सब का क्वालिटी कंट्रोल होता है पेरेंटल्स का। जैसे पेरेंटल्स में पायरोजन टेस्टिंग की जाती है, टैबलेट में आपका हार्डनेस की टेस्टिंग की जाती है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है जो कि क्वालिटी को इंश्योर करता है, जिससे ड्रग की स्टेबिलिटी और इफिकेसी को बरकरार रखा जा सकता है। ब्रांडेड ड्रग तो मैंने आपको अभी बताया, है ना। ड्रग स्टोर भी आप लिख सकते हैं, और केमिस्ट और ड्रगिस्ट, है ना। जो फार्मासिस्ट होता है उसी को हम केमिस्ट या ड्रगिस्ट या फार्मासिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो ड्रग ड्रग का पोजीशन करेगा, सेल करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। स्पूरियस ड्रग, स्पूरियस ड्रग वो दवाई है जो कि जैसे कंटेनर में दवाई रखी हुई है और कंटेनर से लीचिंग हो गई, है ना, मतलब कंटेनर का जो कंपोजिशन है, जैसे मेटल कंटेनर है या ग्लास कंटेनर है, तो इसमें जो कंपोजिशन का कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट यदि दवाई में आ गया तो वो दवाई को खराब कर देगा, तो उस ड्रग को हम क्या बोलेंगे, स्पूरियस ड्रग। मिसब्रांडेड ड्रग किसको कहेंगे, जिसका लेवल में मिस्टेक है, कंपनी अंदर कुछ है बाहर कुछ और लिख रही है ना, उसके प्रिंट में मिस्टेक है ना, उसकी कंपोजिशन में मिस्टेक है, तो ये सारी मिस्टेक्स मिसब्रांडेड ड्रग्स में होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, ये भी पूछा जाता है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है, आपकी कसौली, जो कि
हिमाचल प्रदेश में आता है। यहाँ पर टेस्टिंग होती है एंटीजेंस की और सेरा की, है ना, और वैक्सीन्स की यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। आपका सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी, ठीक है, यहाँ पर गाजियाबाद में है, यहाँ पर कॉन्डम्स की टेस्टिंग की जाती है। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये महाराष्ट्र थाने में है। यहाँ पर क्या है, जो डिवाइसेस होते हैं इनकी टेस्टिंग की जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो हमें पढ़ना नहीं है। ये फॉर्म्स हैं, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म 19 यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें लाइसेंस मिलता है। रिटेल लाइसेंस के लिए हम फॉर्म नंबर 20, और होलसेल के लिए हम 20B यूज करते हैं, ठीक है। तो हम 20B यदि यूज करेंगे तो इसमें इसकी एक लीगल फीस होती है, हर स्टेट में अलग अलग होती है। तो इसमें हम C और C1 प्रोडक्ट और X शेड्यूल के प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं। और यदि हम लाइसेंस नंबर 21 मेंशन करेंगे फॉर्म में, तो उससे हम C1 और X को डील कर पाएंगे, ठीक है, रिटेल के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन के भी लिए लाइसेंस होते हैं, है ना, पर उससे हमें उतना विशेष अभी लेना देना नहीं है ना, हमें केवल हमारा फार्मेसी का देखना है। ड्रग लाइसेंस के बिना ड्रग को बेचना, ड्रग को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना क्राइम है। और इसके लिए मतलब आप पे पेनाल्टी लगाई जा सकती है और आपके लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें है ना, आप शेड्यूल्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, है ना। जैसे सी सी शेड्यूल में आता है बायोलॉजिकल्स और स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो इसमें आता है सेरा, टॉक्सिन, एंटीजेंस, एंटीटॉक्सिन, इंसुलिन, और पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, है ना, बैक्टीरियोफेज और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ये सभी सी शेड्यूल में आते हैं, है ना। C1 शेड्यूल में क्या आएगा, इसमें आएगा आपका फिश लिवर ऑयल, है ना, और लिवर एक्सट्रैक्ट, इस टाइप की फॉर्मुलेशन इसमें आएगी। एड्रेनलिन आता है इसमें, है ना, एड्रेनलिन हार्मोन। जी शेड्यूल की हम बात करें तो जी शेड्यूल के ड्रग्स के नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें आता है टॉल ब्यूटामाइड और ब्लियोमाइसिन, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है। एच शेड्यूल के ड्रग्स की बात करें तो इसमें आता है आपका एलोप्यूरिनॉल, एंटीबायोटिक्स, हिपेरिन इंजेक्शन, डाइस डाइसल्फ्यूरम। डाइसल्फ्यूरम कौन सी मेडिसिन होती है? डाइसल्फ्यूरम, हाँ, अल्कोहल के लिए। कार्बिडोपा, डाइजेपाम, है ना, ऑक्सीटोसिन। तो ये सारी, वेसोप्रेसिन, स्पाइरोनोलेक्टोन, आइबुफेन, ये सारी दवाइयाँ आपकी एक्स शेड्यूल में आती है। आइबुफेन OTC कैटेगरी में भी आती है, ठीक है। एक्स शेड्यूल की दवाइयों के नाम बताओ। हम्म अभी बताया था ना, एम्फिटामिन, बारबिटोन, और ओपियम से मिलता है मॉर्फिन, कोडिन, है ना। ये एक्स शेड्यूल की दवाइयाँ हो गई। अब हम देखते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन, है ना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं: इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर। इलेक्टेड मेंबर में क्या आता है, इसमें आता है यूजीसी का, एक यूजीसी के 6 मेंबर्स होते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करती है? कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को परमिशन देती है, ठीक है, यूजीसी। और एक मेंबर होता है इसमें एमसीआई का। एमसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और एक मेंबर होता है स्टेट काउंसिल से, ठीक है। तो ऐसे इसमें कितने हो गए? 6 और 2 8 मेंबर हो गए। नेक्स्ट आता है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर में 6 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री होती है फार्मेसी की। और 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी, और एक होता है एआईसीटी से। एआईसीटी और यूजी से। अब नेक्स्ट आता है इसमें एक मेंबर जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है हर स्टेट से। तो ये पीसीआई का मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूँ, इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना वो कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। 3 टाइप के मेंबर होते हैं: इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो। तो मैं बता रहा हूँ कि वो मेंबर कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है।
एक्स ऑफिशियो मेंबर में एक होता है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब इसका जो चेयरमैन होगा वो बाय डिफॉल्ट इसका मेंबर बन जाएगा। ठीक है। एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये काफी बड़ी पोस्टें हैं मतलब, तो इसका जो चेयरमैन होगा वो भी बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो बन जाएगा। फिर इनकी क्या है, टाइमली मीटिंग्स होती हैं, और वो मीटिंग में जो भी डिस्कशंस होते हैं फिर उसके हिसाब से हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजों को ऑपरेट किया जाता है। और पीस वो देख लेंगे, देख लेंगे। और लास्ट में आता है आपका DCDL, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो ये कंपोजिशन हो गई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही तो हमारा सिलेबस डिसाइड करता है, इसी ने तो पूरे भारत में सभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां पर ये नोटिस भेजा है कि एक साथ सिलेबस रखो। पहले सिलेबस अलग अलग था, है ना, जैसे RGPV का सिलेबस अलग था, आपका यूपी में सिलेबस अलग चलता था, लेकिन अभी सिलेबस सेम कर दिया है ना। सब एरो, एरो हर जगह चल सकती है। एरो तो अपने MP में ही आती है, दूसरी स्टेट्स में एरो नहीं है। ऐसे ही कंपोजिशन होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। ठीक है। स्टेट में जो काम करती है, PCI पूरे भारत में काम करेगी, और स्टेट की भी अपनी काउंसिल होती है। आप अभी रजिस्ट्रेशन कराओगे डिप्लोमा के बाद में तो स्टेट में कराओगे, ठीक है, लेकिन वो डेटा सेंट्रल के पास स्टेट भेज देता है ना। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो इसमें 6 मेंबर्स आते हैं जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं स्टेट के। ठीक है। एक मेंबर आता है जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रहता है। नॉमिनेटेड मेंबर इसमें 5 होते हैं, ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री होती है फार्मेसी की। और एक्स ऑफिशियो मेंबर में आता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, और इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ड्रग एनालिस्ट। ड्रग एनालिस्ट मैंने आपको बताया था, स्टेट में जो लैब्स होते हैं ना जहां पर ड्रग की टेस्टिंग होती है, तो वो कौन करता है, ड्रग एनालिस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल हो गया। अब ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी है ना, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। ऑफेंसेस मतलब होता है अपराध, और पेनाल्टी मतलब होता है नियमों को तोड़ने के बाद उस पे जो जुर्माना, पेनाल्टी लगाई जाती है, फाइन लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पेनाल्टी। तो ये कम से कम 500 रुपये रहता है, 1000 रुपये तक रह सकता है। और कोई व्यक्ति यदि गुनाह बार बार करेगा तो उससे ज्यादा भी चार्ज किया जा सकता है, 1-1 लाख तक, 25,000 तक, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि उसने कौन सा नियम तोड़ा है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति जैसे शराब की तस्करी कर रहा है तो उस पे भी 6 महीने की सजा है ना, और 5 से 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है, या तो दोनों लगाए जा सकते हैं। तो इस टाइप से नियम के अनुसार चेंज हो जाता है। हम्म, एक आपसे फॉर्मूला पूछते हैं कि ड्रग की एमआरपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो इसको आप समझ लो, इसका फॉर्मूला काफी लंबा है ना। मैं अभी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, फिर मैं इसका बताऊंगा फुल फॉर्म क्या क्या है। RP = MC+CC+PM+PC इंटू ब्रैकेट में 1+MAPE/100 + ED, ये इसका फॉर्मूला है ना। आपकी बुक में दिया होगा, वहां से देख लेना आप। अब इसमें सुन लो क्या क्या फुल फॉर्म में क्या है। RP मतलब होता है रिटेल प्राइस, MC मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट। आप किसी भी दवाई को बनाओगे तो उसके जो रॉ मटेरियल मंगाओगे उसकी भी एक कॉस्ट रहेगी, है ना। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट की MRP डिसाइड करेंगे तो उसमें हम सब कुछ ऐड करेंगे ना, तभी तो उसकी MRP हम डिसाइड करेंगे। उसमें कंपनी का थोड़ा सा फायदा भी होना चाहिए, है ना, रिटेलर का थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होना चाहिए, कंपनी का मार्जिन होना चाहिए। कंपनी दवाइयां बना रही है तो उनके बाल बच्चे कैसे पलेंगे, तो उसके लिए सारी चीजें ऐड की जाती है। एम्प्लॉय का लेबर कॉस्ट भी रहता है, कन्वर्जन कॉस्ट रहता है, मशीनरी हमने खरीदी उसकी कॉस्ट रहती है, सब कुछ ऐड कर देते हैं। गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है, बिजली जल रही है, वो भी, वो मतलब सब ऐड हो जाता है, एक बाल बराबर चीज भी नहीं छोड़ते, तभी तो मुनाफा कमाएंगे, है ना। तो वही चीजें यहाँ पर है। तो इसमें मटेरियल कॉस्ट आ गया, कन्वर्जन कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल आ गया, और पैकेजिंग चार्जेस आ गया, मतलब लेबर को हम चार्ज देंगे, प्रोडक्ट को हम पैक करवाएंगे तो, है ना। और कंपनी में तो इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। R&D डिपार्टमेंट रिसर्च करेगा, वहां पर साइंटिस्टों को सैलरी दो, 2 लाख 2.5 लाख।
है ना। फिर इधर आपका पैकेजिंग मटेरियल में उसमें लेबर होंगे जो पैक करेंगे, फार्मासिस्ट होंगे जो सुपर, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, है ना। तो उन सबकी सैलरी उसमें निकलती है, तो वो सारी चीजें ऐड करते हैं। तो कंपनी के पास पूरा मतलब शीट रहता है जिसमें उसको पता रहता है कि भाई मुझे कितना कॉस्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, है ना। तो ये सारी चीजें फिर इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, है ना। और फिर उसमें एक्साइज ड्यूटी है ना, या कस्टम ड्यूटी, है ना। और या तो फिर इसमें टैक्सेस हैं। अब तो खैर जीएसटी आ गया है, नहीं तो पहले बिल्टी विल्टी कटती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, है ना, अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, वो सबको मिला के अब एक जीएसटी कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे इसमें सारी चीजें जब ऐड होती है तो एमआरपी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप देख लेना, है ना, ये आ सकता है एग्जाम में। और इसके प्रोविजंस प्रोविजंस आप ये एमटीपी एक्ट के प्रोविजंस याद रखना, है ना। इसमें यदि 12 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो आपको एक डॉक्टर से एडवाइस लेना है ना। और 2 डॉक्टर के कंसेंट चाहिए रहेंगे, है ना। उसके बाद ही मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी। और यदि प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो 20 वीक से ज्यादा है ना, तो उस केस में क्या होगा, 2 डॉक्टर की एडवाइस लगेगी। और यदि 24 वीक से ज्यादा है तो उसके बाद अलाउड ही नहीं है। मतलब कोई लेडी यदि प्रेग्नेंट है और 24 वीक से ज्यादा हो गए तो फिर उसकी प्रेगनेंसी में बहुत खतरा रहता है ना। तो फिर उसमें जान जा सकती है। तो वो एडवाइस नहीं की जाती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में कर ली जाती है। तो ये इसके प्रोविजंस हो गए। और क्या है इसमें आपका, ये अफीम की खेती के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। इसके बारे में पूछा जा सकता है। अफीम अफीम जहाँ पर खेती होती है ना, वहां पर तोते वोते भी ऊँगते रहते हैं, नशे में रहते हैं। पक्षियों का भी एक नशे का आलम रहता है अफीम की खेती जहां पर होती। कोका डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। कोका से हमें क्या मिलता है, कोकेन। अफीम से दवाइयां बनती है ना। अरे दारू से दवाई बनती है, टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, अल्कोहल, है ना। और आपका इससे मॉर्फिन से, बताया था ना आपको मैंने, ओपियम, उसका जो इतना बड़ा वो रहता है कैप्सूल, है ना, नस्तर से उसको काटते हैं और उसमें से फिर लेटेक्स निकलता है, फिर उसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर उससे दवाई बनती है। इसीलिए। और इसमें हाँ, पॉइजन्स की लिस्ट आप देख लेना थोड़ा, है ना। पॉइजन की लिस्ट, ये पॉइजन एक्ट 1919, 1919, तो उसमें ए लिस्ट है और बी लिस्ट है। तो ए लिस्ट में जैसे एकोनाइट है, आर्सेनिक है, एट्रोपिन है, बेलाडोना है ना, कोका है, ये ए लिस्ट के पॉइजन्स हैं। और बी लिस्ट के पॉइजन्स के नाम है, इसमें आएगा आपका जिंक क्लोराइड है, और मर्क्यूरी है, ऑक्सैलिक एसिड है, और क्लोरोफॉर्म है ना। तो ये इसमें बेरियम सल्फेट है। तो ये आप कुछ इजी इजी से नाम इसमें से लिख देना, पॉइजन एक्ट यदि आता है तो। और फार्माकोपिया के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है ना। फार्माकोपिया ड्रग्स की स्टैंडर्ड बुक होती है ना। इसको किसने डिजाइन किया है, फार्माकोपियल कमेटी ने। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1949 में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ड्रग्स के लिमिट टेस्ट दिए हुए हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना, ड्रग्स की स्टोरेज कंडीशन दी हुई है, और ड्रग्स की रेसिपी दी हुई है कैसे बनानी है ना। आपने देखा होगा आईपी, बीपी, टैबलेट आईपी, टैबलेट बीपी, मतलब वो उस फॉर्मूले के हिसाब से बनी है जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में है। हाँ, इंडियन फार्माकोपिया। अब इसका पहला जो एडिशन आया था वो 1955 में आया था, है ना। ऐसे करके इसके 8 एडिशन आ चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट एडिशन आया है ये 2018 में आया है, ठीक है। और हर कंट्री की अपनी फार्माकोपिया होती है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, है ना। एक होती है आपकी यूके की, यूके फार्माकोपिया, है ना। हर कंट्री की अपनी फार्माकोपिया होती है और उसमें ड्रग्स के स्टैंडर्ड रहते हैं, उसी के हिसाब से वहां पर फैक्ट्री दवाइयां बनाती है। तो ये फार्माकोपिया के बारे में आप लिख लोगे, है ना। और इसमें क्या है,
ये फार्माकोपिया के एडिशंस हैं, सुन लो, है ना, वैसे तो बुक में दिए होंगे। फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, ठीक है। सेकंड आया था 1966 में। थर्ड आया था 1985 में। फोर्थ 1996, 2007, 2010, 14 और 2018। ये नए नए एडिशन क्यों आते हैं? ड्रग डिस्कवरीज होती हैं, नए नए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उनको अपडेट करना पड़ता है। तो जैसे बुक के वॉल्यूम आते हैं ना, बुक के एडिशंस आते हैं, वैसे इसके भी एडिशंस है। जितने याद आए लिख देना, 2 4 5 सन, है ना। बाकी ये जरूर पूछते हैं कि भाई फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो 1955 में। हमारा देश आजाद हुआ कि उसके जस्ट 9 साल बाद पहली बुक आ गई, तो इसमें सब लिख दिया कि भैया इतनी सारी दवाइयां हैं, इनको बनाओ और बीमारी ठीक करो। तो ये सारी चीजें हैं ना। चलिए ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और खाली टाइम रहेगा तो मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, फिर हम मिलते हैं। सर। हाँ। सर इथिकल और जनरल सेम है क्या, अलग है? इथिकल, देखो, एक होती है ब्रांडेड मेडिसिन, उसको इथिकल मेडिसिन भी कहते हैं, और एक होती है जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन। मेडिसिन। हाँ, अच्छा, थैंक ब्रांडेड यू और सर। इथिकल एक है, ब्रांडेड और इथिकल एक है, ठीक है। और जेनरिक मेडिसिन अलग है। जेनरिक मेडिसिन शॉर्ट नेम से आती है, उस पर कोई पेटेंट नहीं रहता, है ना। जब भी कोई दवाई कंपनी खोजती है तो 20 साल बाद उसका पेटेंट हट जाता है, तो वो जेनरिक हो जाती है। उसको कोई भी कंपनी बना सकती है, कोई रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है ना। जैसे नमक आता है एक, उस पे लिखा हुआ है NaCl, तो ये हो गया आपका जेनरिक। और उस पे लिखा हुआ है टाटा का नमक, तो वो क्या हो गया? ब्रांडेड। चलो ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक। 25 को है ना आपकी एग्जाम कल, ठीक है। देख देखता हूँ, मॉर्निंग में यदि क्लास लेने का टाइम रहेगा तो मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, ठीक है।